नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बंधुआ मजदूर। पंजाब के एक छोटे से गांव की मिट्टी में हरप्रीत की उम्मीद की जड़ें अब भी कमजोर होकर धड़क रही थी। 5 साल बीत गए थे, 5 लंबी सर्दियां और तपती गर्मियां, जब जसविंदर गांव के जमींदार सरदार जगतार सिंह के यहां बंधुआ मजदूरी करते हुए अचानक गायब हो गया था। गांव के लोग अब दबी आवाज में कहने लगे थे कि जसविंदर अब लौटकर नहीं आएगा। कुछ कहते थे कि वो शहर भाग गया होगा अपनी किस्मत आजमाने, तो कुछ अनिष्ट की आशंका जताते थे। लेकिन हरप्रीत का मन मानने को तैयार नहीं था। उसकी छाती में एक छोटा सा दीपक अब भी टिमटिमा रहा था, एक धुंधली सी उम्मीद की लौ जो उसे हर सुबह उठकर अपने रूखे सूखे आंगन को बुहारने और अपने 2 छोटे बच्चों करमन और सिमन के मुरझाए चेहरों को देखने की शक्ति देती थी। उसका घर गांव के बाहरी छोर पर मिट्टी की दीवारों और फूस की छत वाला एक छोटा सा ढांचा था, जो अब उसकी सास, बूढ़ी और कमर से झुकी हुई बीजी के दुखों और शिकायतों का स्थायी ठिकाना बन गया था। बीजी की आंखें, जो कभी अपने बेटे की राह देखती थी, अब अक्सर हरप्रीत पर टिकी रहती थी, मानो जसविंदर के लापता होने का सारा दोष उसी पर हो। अरी ओ कुलच्छनी, बीजी की कर्कश आवाज सुबह की शांति को चीर देती। खा गई मेरे जवान बेटे को, कहां मर गया होगा, न कोई खबर न संदेश। हरप्रीत चुप रहती। इन शब्दों की धार अब उसकी आत्मा को उतनी गहरी नहीं काटती थी जितनी पहले काटती थी। उसने सीख लिया था कि कैसे अपने दर्द को भीतर ही भीतर सोख लेना है, जैसे सूखी धरती बारिश की बूंदों को। वो जानती थी कि बीजी का दुख भी कम नहीं था। एक मां का दिल अपने बेटे के लिए हमेशा रोता है। उसके 2 बच्चे, करमन जो 7 साल का था और सिमन 5 साल की, अपनी मां की आंखों में हमेशा एक सवाल पढ़ते थे, उनके पिता कब लौटेंगे। हरप्रीत के पास कोई जवाब नहीं होता था। वो बस उन्हें गले लगा लेती और कहती, वो जरूर आएंगे मेरे बच्चों, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन उसके अपने ही दिल में ये विश्वास अब कमजोर पड़ने लगा था। हरप्रीत का दिन सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होता था। वो उठकर चक्की पीसती, बच्चों के लिए बाजरे की रोटी बनाती और फिर अपनी बूढ़ी सास के लिए दलिया चढ़ाती। इसके बाद वो अपने छोटे से खेत में जाती, जो जसविंदर के जाने के बाद बंजर होने लगा था। कड़ी मेहनत के बावजूद वो इतनी फसल नहीं उगा पाती थी कि परिवार का पेट भर सके। गांव के दूसरे मर्द अक्सर उसे खेतों में अकेली देखकर अजीब नजरों से घूरते। उनकी फुसफुसाहटें उसके कानों तक पहुंचती। देखो उस बेचारी का क्या हाल हो गया, अकेली औरत कैसे करेगी। गांव में एक बूढ़ा और ज्ञानी व्यक्ति रहता था, बाबा फत्तू। उसकी सफेद दाढ़ी और शांत आंखें उसे गांव में सम्मान दिलाती थी। वो अक्सर गांव के चौक पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहता और लोगों को जीवन के गूढ़ रहस्य बताता। हरप्रीत कभी कभी उनके पास जाती, अपनी थकी हुई पीठ को पेड़ के तने से टिकाकर बैठती और उनकी बातें सुनती। एक दोपहर जब हरप्रीत उदास बैठी थी, बाबा फत्तू ने अपनी धीमी आवाज में कहा, बिटिया, जीवन एक बहती हुई नदी है। जो चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता, लेकिन नदी कभी सूखती नहीं, वो अपना रास्ता बनाती रहती है। हरप्रीत की आंखें नम हो गई। बाबा जी, मेरा जसविंदर, 5 साल हो गए, कोई खबर नहीं, क्या अभी उम्मीद रखनी चाहिए। बाबा फत्तू ने गहरी सांस ली। उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है बिटिया। जब तक दिल धड़कता है, उम्मीद का दिया जलता रहता है। लेकिन यह भी सच है कि कभी कभी हमें उस रोशनी के आगे देखना होता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हरप्रीत उन शब्दों का मतलब पूरी तरह से नहीं समझ पाई, लेकिन बाबा फत्तू की बातों से उसे थोड़ी शांति जरूर मिली। एक सर्द सुबह
जब गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, गांव में एक अनजान शख्स आया। वो लंबा और दुबला था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। उसने गांव के मुखिया सरपंच बलवंत सिंह से जसविंदर के बारे में पूछताछ की। क्या इस गांव में जसविंदर नाम का कोई आदमी रहता था? अजनबी की आवाज में एक अनिश्चितता थी। सरपंच बलवंत सिंह ने अपनी मोटी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, हां, था। 5 साल पहले गायब हो गया। सरदार जगतार सिंह के यहां काम करता था। अजनबी की आंखें थोड़ी चमक उठीं। क्या उसकी कोई पत्नी है? बच्चे? हां, उसकी पत्नी का नाम हरप्रीत है और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। गांव के बाहरी छोर पर रहती है। अजनबी ने सरपंच से हरप्रीत के घर का रास्ता पूछा और धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़ा। गांव के लोग उसे कौतूहल भरी नजरों से देखते रहे। जब अजनबी हरप्रीत के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो अपने छोटे से आंगन में बैठी धूप सेंक रही थी। उसके बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। अजनबी ने हिचकिचाते हुए आवाज दी, क्या ये हरप्रीत का घर है? हरप्रीत ने चौंक कर ऊपर देखा। एक अनजान आदमी उसके दरवाजे पर खड़ा था। उसकी छाती में एक अजीब सी धड़कन होने लगी। क्या ये वही खबर लेकर आया है जिसका उसे बरसों से इंतजार था? या फिर ये कोई और दुख लेकर आया है? हां, मैं हरप्रीत हूं, उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा। आप कौन हैं? अजनबी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम रहीम है। मैं जसविंदर को जानता था। हरप्रीत की आंखें फैल गई। उसकी उम्मीद का वो छोटा सा दीपक अचानक तेज लौ में बदल गया। आप उसे जानते थे? वो कहाँ है? कैसा है? उसके सवालों की झड़ी लग गई। रहीम की आंखें नम हो गई। उसने नीचे जमीन पर देखा और धीरे धीरे कहना शुरू किया, मुझे माफ करना बहन। रहीम के लफ्ज हरप्रीत के कानों में किसी वज्रपात की तरह गिरे। मुझे माफ करना बहन। आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। हरप्रीत की उम्मीदों का महल पल भर में रेत की तरह ढह गया। उसकी आंखें पथरा गई और उसके होंठ धीरे धीरे कांपने लगे। उसके बच्चे, जो अपनी मां के चेहरे पर आई अचानक उदासी को देखकर सहम गए थे, अब उसे डर भरी नजरों से देख रहे थे। क्या हुआ उसे? हरप्रीत की आवाज मुश्किल से निकली, जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। रहीम ने अपनी नजरें जमीन पर टिकाए रखी। बहन, मैं उसे एक शहर में मिला था जहां वो काम करता था। बहुत बीमार था वह, एक ऐसी बीमारी जिसने उसे धीरे धीरे तोड़ दिया। हरप्रीत के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। बीमार? कैसी बीमारी? फेफड़ों की तकलीफ थी। धूल और धुएं में काम करते करते रहीम की आवाज भारी हो गई। उसने बहुत कोशिश की, पर वो आगे नहीं कह पाया। हरप्रीत को सब कुछ धुंधला दिखने लगा। उसके कानों में एक शोर गूंज रहा था, जसविंदर बीमार और अब नहीं रहा। ये कैसे मुमकिन था? 5 साल तक उसने अपनी उम्मीद को जिंदा रखा था। हर सुबह इसी आस में उठती थी कि शायद आज कोई खबर आएगी। और अब तुम कब मिले उससे? हरप्रीत ने पूछा। उसकी आवाज में एक बेबसी थी। लगभग 1 साल पहले। वो बहुत अकेला था। उसने मुझे अपने गांव के बारे में बताया था, तुम्हारे और बच्चों के बारे में। वो हमेशा तुम्हें याद करता था। रहीम की आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने मुझसे कहा था कि अगर कभी मौका मिले तो मैं तुम्हें सब बता दूं। हरप्रीत सुन्न हो गई थी। उसके आसपास की दुनिया ठहर सी गई थी। उसके बच्चे उसे पकड़कर रो रहे थे। बीजी दूर से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में भी दुख था, शायद पहली बार हरप्रीत के लिए। रहीम कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बहन, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, बस तुम्हारी यादें थी।
उसने आखिरी सांस भी तुम्हारा नाम लेते हुए ली। हरप्रीत के मुंह से एक चीख निकली जो गांव की शांत हवा में दूर तक गूंज गई। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके बच्चे उसे पकड़कर बिलखते रहे। रहीम वही खड़ा रहा, असहाय और दुखी। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। सरपंच बलवंत सिन्हा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने रहीम से पूछा कि क्या हुआ। रहीम ने जसविंदर के बारे में सब कुछ बताया। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जसविंदर एक सीधा सादा और मेहनती आदमी था और उसकी मौत ने सभी को दुखी कर दिया। बीजी पहली बार हरप्रीत के पास आई और उसे गले लगा लिया। उसकी बूढ़ी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, वो सिसकी, मेरा बेटा चला गया, तुम्हारा सहारा चला गया। हरप्रीत कई दिनों तक सदमे में रही। वो न किसी से बात करती थी, न कुछ खाती थी। उसके बच्चे उसके पास बैठे रहते, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते रहते। गांव की औरतें उसे वना देने आती, लेकिन हरप्रीत की दुख की गहराई इतनी ज्यादा थी कि कोई भी शब्द उसे छू नहीं पाता था। एक शाम बाबा फत्तू हरप्रीत के घर आए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और अपनी शांत आवाज में कहा, बिटिया, दुख का सागर गहरा होता है, लेकिन हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। जसविंदर चला गया, ये सच है, लेकिन उसकी यादें तुम्हारे दिल में हमेशा रहेंगी। और तुम्हारे बच्चे, वे तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा भविष्य। हरप्रीत ने बाबा फत्तू की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ा सा दर्द कम हुआ था। रहीम कुछ दिन गांव में रुका। उसने हरप्रीत को जसविंदर की कुछ बची हुई चीजें दी, एक पुरानी कमीज, एक टूटा हुआ कंघा और कुछ धुंधली तस्वीरें। हरप्रीत ने उन चीजों को अपनी छाती से लगा लिया और फूट फूट कर रोई। जब रहीम जाने लगा तो हरप्रीत ने उससे पूछा, तुम उसे कहां मिले थे? रहीम ने उदासी से कहा, एक शहर में जहां बहुत सारे गरीब लोग काम करते हैं। वो एक कारखाने में मजदूरी करता था। हरप्रीत ने पूछा, क्या उसके पास कुछ पैसे थे? रहीम ने सिर हिला दिया, नहीं बहन, उसने अपनी सारी कमाई तुम्हें भेजने की कोशिश की थी, लेकिन बीमारी ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। रहीम के जाने के बाद हरप्रीत बिल्कुल अकेली रह गई। जसविंदर की मौत की सच्चाई अब उसके सामने थी, एक कड़वी और अटल सच्चाई। उसकी उम्मीद टूट चुकी थी, लेकिन उस टूटे हुए दिल के भीतर कहीं एक नई तरह की शक्ति जन्म ले रही थी। उसे अब अपने बच्चों के लिए जीना था, उनके भविष्य को संवारना था। बीजी का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा था। अपने बेटे के जाने का दुख उसे हरप्रीत के दर्द के करीब ले आया था। अब वो उसे कुलच्छनी नहीं कहती थी, बल्कि उसे सहारा देने की कोशिश करती थी। हरप्रीत ने फिर से खेतों में काम करना शुरू कर दिया। उसकी कमर पहले से ज्यादा झुक गई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। गांव के मर्द अब भी उसे घूरते थे, लेकिन उनकी नजरों में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी। शायद उन्होंने भी उस औरत का दुख महसूस कर लिया था, जिसने अपनी उम्मीद खो दी थी, लेकिन हार नहीं मानी थी। जसविंदर की मृत्यु के बाद के दिन हरप्रीत के लिए एक लंबी अंधेरी रात की तरह थे। दुख उसकी आत्मा पर एक भारी पत्थर की तरह जम गया था और हर सांस एक बोझ लगती थी। उसके बच्चे करमन और सिमन अपनी मां की उदासी को महसूस करते थे और चुपचाप उसके आसपास घूमते रहते थे, मानो उसे अपनी मासूम उपस्थिति से सहारा देना चाहते हों। बीजी अपने बेटे के खोने के गम में डूबी हुई अब हरप्रीत के प्रति अधिक नरम हो गई थी। घर में एक अजीब सी खामोशी छाए रहती थी, जो कभी कभी करमन और सिमन की दबी हुई सिसकियों से टूटती थी। हरप्रीत का मन अक्सर उस शहर की गलियों में भटकता रहता था, जहां रहीम ने जसविंदर को आखिरी बार देखा था। वो कल्पना करती थी कि वो किस तरह की तकलीफ में रहा होगा,
कैसे उसने अकेलेपन और बीमारी का सामना किया होगा। रहीम के शब्द, उसने आखिरी सांस भी तुम्हारा नाम लेते हुए ली, उसके दिल में एक गहरा घाव कर गए थे। लेकिन कहीं न कहीं एक सुकून भी था कि अंत तक वो उसे भूला नहीं था। धीरे धीरे समय ने अपनी गति पकड़ी और जीवन की अनिवार्यता ने हरप्रीत को फिर से उठने के लिए मजबूर किया। उसके बच्चों की मासूम आंखें उसे एक नई दिशा दिखाती थी। उसे उनके लिए जीना था, उन्हें वो भविष्य देना था जिसके सपने जसविंदर ने भी देखे होंगे। हरप्रीत ने खेतों में और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। उसकी कमजोर कमर अब और झुक गई थी, उसके हाथों की चमड़ी और खुरदरी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प चमकता था। गांव की औरतें अब उसे पहले से ज्यादा सम्मान की नजरों से देखती थी। उन्होंने उसकी हिम्मत और लगन को पहचाना था। कुछ ने उसे सलाह दी कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन हरप्रीत ने इनकार कर दिया। जसविंदर उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार था। एक दिन बाबा फत्तू फिर हरप्रीत के घर आए। उन्होंने उसे एक छोटी सी पोटली दी। बिटिया, उन्होंने कहा, ये कुछ पैसे हैं, गांव के लोगों ने तुम्हारे और बच्चों के लिए इकट्ठा किए हैं, इसे स्वीकार करो और अपनी जरूरतें पूरी करो। हरप्रीत की आंखें भर आई। उसने कभी किसी से इस तरह की मदद की उम्मीद नहीं की थी। बाबा जी, मैं इसे कैसे ले सकती हूं? ये तुम्हारा हक है बिटिया, तुमने बहुत दुख झेले हैं, अब थोड़ा सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है। हरप्रीत ने नम आंखों से पोटली स्वीकार कर ली। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है, पूरा गांव उसके साथ है। समय बीतता गया। करमन और सिमन बड़े होने लगे। उन्होंने अपनी मां की मेहनत और त्याग को देखा था और वे उसे बहुत प्यार करते थे। हरप्रीत ने उन्हें गांव के स्कूल में भर्ती कराया और खुद भी रात में एक पड़ोसी से थोड़ी पढ़ाई लिखाई सीखती थी। वो चाहती थी कि उसके बच्चे वो सम्मान और अवसर प्राप्त करें जो उसे और जसविंदर को कभी नहीं मिला। गांव में धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे। शहर से संपर्क बढ़ रहा था और नई तकनीकें आ रही थी। सरदार जगतार सिन्हा के बेटे अब खेती में नए तरीके अपना रहे थे और बंधुआ मजदूरी लगभग खत्म हो गई थी। हरप्रीत ने भी अपने छोटे से खेत में कुछ नए प्रयोग किए और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। एक दिन गांव में एक मेला लगा हुआ था। करमन और सिमन बड़े उत्साह से मेले में घूम रहे थे। हरप्रीत एक छोटी सी दुकान पर खड़ी मिट्टी के खिलौने देख रही थी। तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। वो रहीम था। रहीम भी उसे देखकर चौंक गया। बहन, तुम यहां? हरप्रीत की आंखों में आंसू आ गए। रहीम भाई, तुम? दोनों कुछ देर तक चुप रहे। उनकी आंखों में बीते हुए दिनों का दुख और एक अजीब सा सुकून झलकता रहा। रहीम ने बताया कि वो अब शहर में ही काम करता है और कभी कभी अपने गांव आता है। उसने जसविंदर को कभी नहीं भुलाया था और अक्सर हरप्रीत और उसके बच्चों के बारे में सोचता रहता था। हरप्रीत ने रहीम को अपने बच्चों से मिलवाया। करमन और सिमन ने उसे नमस्ते किया। रहीम ने उन्हें प्यार से सहलाया। उस दिन हरप्रीत को महसूस हुआ कि जसविंदर की यादें अब उसे सिर्फ दुख नहीं देती, बल्कि उसे एक अटूट शक्ति भी देती है। उसने अपने बच्चों को उस प्यार और सम्मान के साथ पाला था जो जसविंदर हमेशा चाहता था। मेले की भीड़ में हरप्रीत ने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग घुल रहे थे। उसे लगा जैसे जसविंदर भी कहीं दूर से उन्हें देख रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। हरप्रीत की जिंदगी में अब एक नई सुबह हो रही थी। उसने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया था और अपने बच्चों के भविष्य को रोशन करने के लिए वो हर कदम मजबूती से उठा रही थी। गुमशुदा परछाई अब भी उसके दिल में बसी थी,
लेकिन अब वो उसे कमजोर नहीं करती थी, बल्कि उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। उसने सीख लिया था कि जीवन की राहें भले ही कठिन हो, अगर हौसला बुलंद हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।